नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रूपम त्रिविक्रम और आप सभी का विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पोषण यानी न्यूट्रिशन, स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ दिमाग के लिए पोषण बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको पूरे जीवन स्वस्थ रहना है तो पौष्टिक आहार की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अगर आपका पौष्टिक आहार आप नित्य प्रतिदिन लेते हैं तो निश्चित ही तौर पर आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं और आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया। क्यों जरूरी है हमारे जीवन में पोषण और क्यों आवश्यकता पड़ती है कि सरकार हमें ये बताए कि आपके लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम इन बातों को अनदेखी कर देते हैं। अगर हम बात करें खासतौर पर गर्भवती महिलाओं की और शिशुओं की, तो अक्सर देखा गया है कि कुपोषण के कारण वो मृत्यु तक के शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में सही डाइट यानी सही खान पान होना चाहिए। तो इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए और सरकार की क्या योजनाएं हैं आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर, बाल समेकित विकास की क्या योजनाएं हैं, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं ICDS के डायरेक्टर आदरणीय श्री आलोक कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि क्यों जरूरी है पोषण हमारे शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए? देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो मनुष्य है उसका जो निर्माण के लिए हमको 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। पहला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और पानी। और ये तीनों चीज़ें ही, इसके साथ मिनरल विटामिन्स को जब हम जोड़ देते हैं तो वो पोषण बन जाता है। पोषण का हमारे पास 2 सोर्स हैं, एनिमल सोर्सेस और प्लांट सोर्सेस। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पोषण है वो जो पौधे हैं उनसे हमको प्राप्त होता है। और जब तक पोषण सही नहीं होगा, जो मानव का जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वो दोनों कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इसलिए पोषण की जो बॉडी में आवश्यकता है, हमारे शरीर में आवश्यकता है, वो बहुत आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस सितंबर माह को हम लोग पोषण माह के रूप में भी मना रहे हैं। हमारी सरकार ने सितंबर माह को ही पोषण माह के रूप में मनाए जाने का फैसला क्यों किया और इसका थीम क्या है? मैं पहले बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झुंझुनू एक ज़िला है राजस्थान में, वहाँ पे पोषण माह की शुरुआत की थी। और जो पोषण है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि पोषण जब तक एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग लागू नहीं करेंगे, प्रभावी नहीं करेंगे, एक ऐसा आंदोलन जो हर घर से शुरू हो, हर ब्लॉक तक जाए और शहरों में, गाँव में, सभी जगह जब तक ये आंदोलन नहीं जाएगा, तब तक हम लोग जो हमारा समाज है उसमें जो कुपोषण की जो समस्या है उसको हम लोग नहीं मिटा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सितंबर माह को पोषण माह और मार्च का जो महीना है उसमें 1 से 14 मार्च तक को हम लोगों ने पोषण पखवाड़ा के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग जो बच्चे हैं, हमारे लाभार्थी हैं, वो अधिक से अधिक जागरूकता के जो हमारे द्वारा दी जाती है, जो हमारे द्वारा लाभ दिए जाते हैं ICDS सेवाओं के द्वारा, उनका लाभ ले सकें और जागरूक हो सकें। बहुत उचित जानकारी आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। लेकिन एक सवाल जो है कि पोषण माह हम मना रहे हैं और सरकार मना रही है, तो इन पोषण माह में सरकार द्वारा क्या क्या गतिविधियां हैं जिससे लोगों को फायदा हो? जैसा कि मैंने बताया था कि जो हम लोग पोषण माह का उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी है। इस पोषण माह के दौरान हमारी जो आंगनवाड़ियाँ हैं, विद्यालय हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये सभी पोषण के जो विभिन्न तत्व हैं, उसके जो विभिन्न आयाम हैं, उन पे अपने अपने स्तर से डिस्कशन कर रहे हैं। ये बताकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे देश में जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जो गतिविधियां की जा रही हैं और जो लाभार्थी हैं, जो पोषण माह के दौरान जिन्होंने लाभ उठाया है, उसमें बिहार इस समय अव्वल नंबर पे है, प्रथम स्थान पे है। और लगभग हम लोग पिछले 18 दिनों में 1 करोड़ विभिन्न गतिविधियां कर चुके हैं
और इन गतिविधियों को हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इन गतिविधियों में हम लोगों ने 4 थीम्स में डिवाइड किया है। पहला थीम है जो हमारी आंगनवाड़ी हैं वहाँ पे पोषण वाटिकाओं का निर्माण करना, ताकि जो बच्चे हैं हमारे वो उन पोषण वाटिकाओं में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसका लाभ ले सकें, वो खा सकें उनको। साथ ही साथ जो पोषण वाटिकाएं हैं वो कैसे हम घर अपने जो हमारे गांव हैं, जो घर हैं, उनको हम लोग कैसे वहाँ उनका निर्माण कर सकते हैं। ख़ास तौर से आप भी जानती होंगी कि जो किचन गार्डन का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बेसिकली वही हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके पोषण वाटिका कॉन्सेप्ट दिया है। दूसरा हमारा जो थीम है इस बार पोषण माह में, उसमें सैम बच्चों का आइडेंटिफिकेशन। सैम यानी कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। अति कुपोषण को नापने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, स्टंटिंग और वेस्टिंग। ये जो बहुत आसान तरीके हैं और हमारी सभी आंगनवाड़ी सेविकाएं सहायिकाएँ करती हैं। तो इस पोषण माह के दौरान वो जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, राज्य में हमारे लगभग 80 लाख लाभार्थी हैं आंगनवाड़ी सेवाओं के, उन सभी का वजन नापेंगी, उन सभी की हाइट नापेंगी और उसके आधार पे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सैम हैं या नॉर्मल बच्चे हैं। बहुत अच्छी जानकारी तो आप दे रहे हैं। और बच्चे, खासकर हमारे जो बच्चे वो देश का भविष्य भी हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या हमारे बिहार में क्योंकि हमारा बिहार जो है अत्यधिक प्रजनन दर वाला राज्य भी कहलाता है और अत्यधिक जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, घनत्व के दृष्टिकोण से तो हम देश में पहले स्थान पर हैं। तो क्या बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई कुपोषण के कारण? आपका जो सवाल है मैं उसको विद डेटा प्रूफ कर सकता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो स्टडीज़ कहती हैं, अगर कुपोषण के शिकार हैं बच्चे तो उनकी मृत्यु की संभावना लगभग 50 से 60% अधिक रहती है। और जो हमारा राज्य है, हमारा देश है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो जब भी हमारा NFHS सर्वे होता है तो वो प्रतिवर्ष घट रहा है। वो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि बच्चों में जो मृत्यु का जो दर है वो कम हो रहा है वर्ष प्रतिवर्ष। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उसमें कुपोषण एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चे सही आहार ले रहे हैं, उनके जो फैमिली हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो जागरूक हो रहे हैं और वो सही आहार दे रहे हैं, जिससे कि हमारा जो मृत्यु दर है वो दर प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है। इसलिए बिहार के संदर्भ में विशेष तौर से कहूँगा, क्योंकि यहाँ जैसा आपने बताया भी है कि हमारा जो जनसंख्या घनत्व है देश में सबसे ज़्यादा है। और एक दूसरी समस्या जो बिहार राज्य की है कि हमारा राज्य कहीं ना कहीं हर समय आपदाओं से घिरा रहता है, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो या फिर आपका कहा जाए लू लपट, ये जो हैं ये कहीं ना कहीं ये आपदाओं से घिरा रहता है। तो इन आपदाओं के बीच में भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बिहार के वासी हैं, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक सामान्य आदमी के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए कैसा आहार होना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे? और स्वास्थ्य ठीक रहता है तो दिमाग भी ठीक काम करता है। आपका कहना एकदम ठीक है। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ों को इस तरह बांटा जाए कि एक आम आदमी उनको समझ सके। जो पोषण है उसमें 7 तरह के तत्व होते हैं मेनली, और उन 7 तत्वों के जो सोर्स हैं, जो उनका कहाँ से मिलेगा, वो सभी के अलग अलग हैं। अगर हम 7 तत्वों में देखें तो सबसे पहले हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, और उसके जो प्राइमरी सोर्स हैं बिहार में वो गेहूं और चावल हैं। दूसरा हमारे लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, और आप भी जानती हैं कि दलहन उसके सबसे बढ़िया सोर्स हैं। तीसरा हमारे लिए मिनरल्स ज़रूरी हैं, जिसका एक बहुत बड़ा सोर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं मिनरल्स और विटामिन्स के लिए। पानी तो स्वयं हमारे लिए एक स्वच्छ पानी की बहुत आवश्यकता है, और बिहार सरकार की और जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनसे स्वच्छ पानी को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। रफेज हमारे लिए ज़रूरी है, और ये जब सभी 7 तत्व जब मिल जाते हैं तो वो आहार पोषण या पोषक तत्व या फिर कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट के रूप में हम उसको कहते हैं।
और इन 7 तत्वों में प्रतिदिन कम से कम 4 तत्व हमको लेने हैं, कम से कम 4 तत्व। इसलिए जब तक वो 4 तत्व नहीं होंगे हम उसको बैलेंस डाइट नहीं कह सकते हैं, और जब तक बैलेंस डाइट नहीं होगी तब तक हमारी जो बॉडी है उसका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं डिफॉर्म रहेगा, उसका एक समेकित विकास नहीं होगा। बिल्कुल, समेकित विकास की जब आपने बात कर दी है तो समेकित विकास योजनाओं के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही है और उन्हें क्या क्या लाभ दिया जाता है? समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे आंगनवाड़ी हेल्पर्स, सुपरवाइज़र्स, हमारे 3 तरह के लाभार्थी हैं बेसिकली। पहले बच्चे जो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे हैं। दूसरा हमारा जो बेनिफिशियरी ग्रुप है वो 3 वर्ष से 6 वर्ष का जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों में आते हैं वो है, और गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं। क्योंकि आपका सवाल गर्भवती और धात्री महिलाओं से संबंधित है तो इसलिए इस समय हमारे पास 3 स्कीम हैं भारत सरकार की और बिहार सरकार की जो गर्भवती और धात्री महिलाओं को फोकस करती हैं। पहली स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये स्कीम 2018 से संचालित है और मैं आपको फिर से एक सुखद संदेश दूंगा कि राज्य में बिहार राज्य देश में चौथे स्थान पे है इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, और लगभग हमने पिछले 3 साल में 900 करोड़ का जो लाभ है डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को दिया है। दूसरी हमारी स्कीम जो एक फ्लैगशिप स्कीम है वो बिहार राज्य की है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके तहत हमारी जो बच्चियां हैं जब उनका जन्म होता है तो प्रथम 2 बच्चियों के लिए हम लोग 2000 रुपये और 1000 रुपये, कुल 3000 रुपये जो लाभार्थी हैं, जो मदर हैं, उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी करते हैं। तीसरी हमारी योजना कॉमन योजना है पोषाहार योजना, जिसके तहत हम गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रतिदिन जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के रूप में उनको राशन दिया जाता है और वो उस राशन का उपयोग करती हैं ताकि उनका जो शरीर है, उनका जो विकास है वो किसी भी तरह प्रभावित ना हो, और जो उनके डिपेंडेंट बच्चा है, उनके गर्भ में है या फिर जिसको वो स्तनपान करा रही हैं वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, कुपोषित ना हो। ये बेसिकली 3 हमारी मेजर स्कीम्स हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने खुद ही कहा कि नवजात शिशुओं के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार लगातार चला रही है। तो जब धरती पर बच्चा आ जाता है तो उसकी देखभाल की भी जिम्मेदारी अक्सर आंगनबाड़ी केंद्रों की होती है। तो उन आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसका लाभ उठाते हैं हमारे लाभार्थी नवजात शिशु, उनकी माताएं? आंगनवाड़ी केंद्रों में जैसा कि आपने बताया है कि जब बच्चा धरती पे आता है तो आंगनवाड़ी केंद्र उससे पहले ही शुरुआत कर देते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसको हम लोग गोद भराई कार्यक्रम कहते हैं। प्रत्येक माह प्रत्येक आंगनवाड़ी पे यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं या जो नई दुल्हन होती है गांव की, उसको बुलाया जाता है और उनको, क्योंकि मैरिज के बाद जो उनकी जो लाइफ है, फैमिली लाइफ में कैसे एंटर करना है, क्या क्या अपनी देखभाल करनी है और क्या क्या शिशु की देखभाल करनी है, ये सब बताने के लिए हम लोग इस दिवस का आयोजन करते हैं। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसका टीकाकरण, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके खान पान, पढ़ाई लिखाई, उसका एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उस विकास के बारे में आंगनवाड़ी केंद्र ही एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप जान रही हैं कि जो बिहार राज्य है वहाँ पे जो प्राइवेट प्ले स्कूल्स हैं बहुत कम हैं, इनका पेनिट्रेशन 1 या 2% है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी आंगनवाड़ी हैं वो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चों के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान निभा रही हैं, गाँव में, शहरों में भी। बिल्कुल, आप बहुत सही। लेकिन अभी की जो स्थिति है, खासकर अगर हम कोरोना पैंडेमिक की बात करते हैं, क्योंकि अभी भी हम पिछले 1.5 सालों से कोरोना पैंडेमिक के दौर से लगातार गुजर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं और अगर देखा जाए तो हम दूसरी लहर से निकलने की स्थिति में भी हैं। अब काफ़ी हद तक दूसरी लहर शांत भी हो चुकी है, कोरोना की मैं बात कर रही हूँ। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस, निजी स्कूल्स भी खोले जा चुके हैं, परंतु आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक नहीं खुले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लाभ मिल रहा है
नवजात शिशुओं को और महिलाओं को, और कब तक आप लोग कब विचार कर रहे हैं खोलने का आंगनबाड़ी केंद्रों को? कोरोना जो पैंडेमिक है, इससे आंगनवाड़ी केंद्र, जैसा आपने बताया है, हमारे विद्यालय और जितने भी ऐसे सेंटर्स जहां एक ग्रुप के रूप में बैठा जाता था, वो सभी प्रभावित हुए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र हमने वर्चुअली बंद किए हुए हैं। फिज़िकली हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पे ताला लगा हुआ है, पर जो सर्विसेज हैं वो हम सभी जो लाभार्थी हैं उनके जो गृह भ्रमण के माध्यम से उनके घर पे सर्विसेज दी जा रही हैं। एक सर्विस जो थोड़ा मिस हो रही थी हमारे लिए, वो बच्चों की पढ़ाई का, तो उसके लिए भी अभी राज्य सरकार ने बीबोस और जो हमारी अन्य संस्थाएं हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने ई-मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं, और उसमें बहुत ही अच्छी तरह के उसमें आप देखेंगे कि बच्चों के खेलने की, उसमें बच्चों के जो कविताएं होती हैं, जो उनकी जो राइम्स होती हैं, ये सब उसमें हम लोगों ने अपलोड किया है। और हमारी सेविकाएं जो इस समय सभी मोबाइल फ़ोन से लैस हैं, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो उन सभी जो ई लर्निंग मटेरियल हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनका उपयोग करती हैं गृह भ्रमण के दौरान। आंगनवाड़ी बंद होने से फ़र्क पड़ा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जब बच्चा आंगनवाड़ी में आता है और वहाँ जो उसकी देखभाल होती है या उसके साथ जो भी वार्तालाप होता है, वो वार्तालाप, वो संवाद ख़त्म हो गया है, और वो संवाद अब सेविका और जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में हो गया है। और एक आंगनवाड़ी में हमारे लगभग 100 लाभार्थी होते हैं। किसी भी सेविका के लिए या किसी भी कर्मचारी के लिए संभव नहीं है कि वो 100 लाभार्थियों को एक दिन में कवर कर सके, इसलिए जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो भी वीकली या फिर 10 दिन में हो गई है जब वो दोबारा विजिट करती है। तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन प्रयास जारी है कि कम से कम फ़र्क पड़े। यही मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अब तो स्कूल्स भी खुल चुके हैं और स्कूल्स भी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, तो कुछ चीज़ों के साथ, कुछ उपाय के साथ तो अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने पर विचार करना चाहिए आप लोगों को। बहुत उचित जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक जो सवाल है कि पूरे देश में अभी हम जैसा कि पोषण माह मना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पेशली ये तो हो गई महिलाओं और बच्चों की बात, हम बड़ों को क्या सलाह देते हैं आप एज ए डायरेक्टर ऑफ ICDS? आपका जो कहना है, मैं तो ये कहूँगा कि जो बड़े हैं उनका आज के दिन किसी भी परिवार में एक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा उनका रोल है। और जो हमारा, जैसा मैंने बताया था कि जो गोद भराई दिवस है, उस दिन हम जो उस फैमिली के जो बड़े हैं, सास ससुर, उस जो दुल्हन है उसके हस्बैंड, उनको भी बुलाते हैं, उनको भी ओरिएंट करते हैं, क्योंकि एक महिला, और चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पुरुष प्रधान समाज है, एक महिला अपने दम पे चाहे कि हमारे बच्चे पढ़ लें, हमारे बच्चे हेल्दी रहें, ये संभव नहीं है। इसलिए जब तक उसमें जो पुरुष हैं, जो सास हैं, उनका योगदान नहीं होगा, तब तक ये मेरे हिसाब से संभव नहीं है कि हम एक हेल्दी परिवार को, एक हेल्दी समाज का निर्माण कर सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ परिवार के साथ साथ स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो क्या आंगनबाड़ी केंद्र या आपकी जो समेकित बाल विकास योजनाएं हैं उसके अंतर्गत महिलाओं को शिक्षा देने का भी काम किया जाता है, उन्हें अवेयर करने का भी काम किया जाता है? चाहे वो बात हम टीकाकरण की करें, क्योंकि खासकर जब नवजात शिशु धरती पर आता है तो उन्हें बहुत सारे वैक्सीनेशंस भी दिए जाते हैं, तो क्या ऐसी भी चीज़ें केंद्रों में बताई जाती है? आंगनवाड़ी केंद्र में जो आप टीकाकरण की बात कर रही हैं, वो प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में रोटेशन के हिसाब से हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से टीकाकरण अभियान चलाते हैं। चाहे वो मिशन इंद्रधनुष हो या कोई भी एक टीकाकरण अभियान हो। अभी वर्तमान में पूर्णिया जिला में एक बहुत बृहद कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था, जिसमें कि हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से हम लोगों ने जो सैम बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया था, उनके कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किया था। और जो टीकाकरण अभियान है वो पूरे राज्य में ICDS और हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से ही चलता है। उसमें अगर हम ये कहें कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट एक फोकल डिपार्टमेंट है, पर उसमें सेविकाओं सहायिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सेविका सहायिकाएँ जो बच्चे हैं वैक्सीनेशन के दिन
किन बच्चों का टीकाकरण होना है वो उनको मोबिलाइज़ करती हैं, उनको टीकाकरण केंद्र में लेके आती हैं, उनके पेरेंट्स को लेके आती हैं। जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं उनके एएनसीज़ के दौरान उनको क्या क्या टीके दिए जाने हैं वो उसका पूरा रजिस्टर में अपना मेंटेन रखती हैं और उन महिलाओं को कहती हैं कि आपका अब इस टीके का समय हो गया है और उनको मोबिलाइज़ करके आंगनवाड़ी सेंटर पे या फिर जो टीकाकरण केंद्र है उन पे लाना, ये सभी उनकी जिम्मेवारी है और वो लोग अपना बखूबी इस जिम्मेवारी को निभा रही हैं। आने वाले समय में खासकर समेकित बाल विकास योजनाएं की अगर बात की जाए तो क्या क्या योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका लाभ नवजात शिशुओं को भी हो, बच्चों को भी हो और आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको भी हो? आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 योजनाओं के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था और अदर जो योजनाएं हैं, जो 3-4 मुख्य योजनाएं हैं, जिसमें पोषाहार कार्यक्रम है जिसके तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे आते हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं आती हैं जो हमारी लाभार्थी हैं, उनको पोषाहार दिया जाता है। पोषाहार यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। जो डेफिसिट है, अगर उनके घर पे जो उनको फूड दिया जा रहा है वो न्यूट्रिशियस नहीं है तो उस डेफिसिट को मेकअप करने के लिए हमारे द्वारा सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है। किस प्रकार का सप्लीमेंट्री फूड्स आप लोग प्रोवाइड करते हैं? क्या ये सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त होता है या फिर पैसे दिए जाते हैं या कुछ अदर्स, ताकि जो लाभ ले रहे हैं वो तो ठीक है, जो लाभ नहीं ले रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके का सप्लीमेंट्स जरूरी है महिलाओं को? ये जो भी हम लोग सप्लीमेंट्री फूड देते हैं ये मुफ्त है, ये सरकार की ओर से दिया जाता है और उसके लिए आपको सिर्फ एक जो हमारा जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ रजिस्टर कराना है और जो हमारे रजिस्टर्ड बेनिफिशरी हैं उनको आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा फूड दिया जाता है। इसलिए जो ये इस योजना का लाभ यूनिवर्सलाइजेशन की थीम पे काम कर रहे हैं हम लोग। सभी लाभार्थी, जो भी लाभार्थी हैं, जो रजिस्टर हैं, उनको लाभ देना है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे, खासकर महिलाओं को? मेरी तरफ से यही संदेश है कि जब तक एक समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक उस समाज को हम एक स्वस्थ समाज के रूप में नहीं बना सकते हैं। और महिलाओं का सशक्तिकरण एक इकोनॉमिक होता है, पॉलिटिकल होता है और सोशल होता है। आईसीडीएस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हम लोग सोशल सशक्तिकरण की बात करते हैं और हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो इस सोशल एम्पावरमेंट में, महिलाओं के एम्पावरमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो हमारा पोषण माह है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सभी महिलाएं, बच्चे, उनके परिवार और बुजुर्ग जो भी हैं मिल जुल कर आएँ, बहुत बड़े हिस्से के रूप में उसका पार्ट बने और पोषण माह को एक जन भागीदारी, एक जन आंदोलन के रूप में अगर मनाएंगे तो हमारा जो आने वाला जो पीढ़ी है, हमारी जो बच्चे हैं, वो एक स्वस्थ राष्ट्र, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे देश की महिलाएं एवं बच्चों को और ख़ासकर हमारे जो खूबसूरत राज्य है बिहार की महिला एवं बच्चों को बहुत सही सलाह और जानकारी दी और पोषण माह पर आपने जानकारी दी। आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त दिए। दर्शकों, अगर आपको स्वस्थ रहना है और जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से जीना है, बिल्कुल स्वस्थ तरीके से जीना है, तो पोषण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौष्टिक आहार ही आपके शरीर को और आपके दिमाग को भी बैलेंस रखता है, बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और जो भी महिलाएं हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो शिक्षित हो, खान पान का सही ख्याल रखें, अपने परिवार का जैसे वो ख्याल रखती है वैसे ही ज़रूरी है कि ख़ुद का भी खास ख्याल रखें, तभी अपने आने वाली पीढ़ी का भी वो ख्याल रख सकेगी। तो देखते रहे दूरदर्शन, हमें दे इजाज़त, नमस्कार।